तो एटीसी इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आपके लिए लेकर हाजिर हूँ आज एसी सर्किट का न्यूमेरिकल का पार्ट 3 और इसमें कुछ चुनिंदा न्यूमेरिकल जो यूपीपीसीएल और उत्पादन के पेपर में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें तथा अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ है, एक शुद्ध परिनालिका वेब में फॉर्म फैक्टर कितना होता है। लिखा है द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर ऑफ ए प्योर साइनसॉइडल वेव फॉर्म इज। तो एक ज्यावक्रीय तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर या रूप गुणांक पूछा गया तो दोस्तों ये होता है हमेशा 1.11 आरएमएस वैल्यू बटे औसत मान। ये होता है आरएमएस मान बटे औसत मान इक्वल टू फॉर्म फैक्टर। तो दोस्तों ये होता है हमेशा 1.11 साइनसॉइडल वेव के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ, शक्ति गुणक का परिकलन करने में निम्न में से एक विषम है। तो पावर फैक्टर का परिकलन करने के लिए निम्न में से एक विषम है। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि ये विषम क्या है, जो P इक्वल टू होता है VI cos फाई, तो cos फाई बराबर P बटे VI हो जाएगा और cos फाई बराबर R बटे Z भी होता है और cos फाई बराबर वास्तविक शक्ति या सत्य शक्ति बटे अवास्तविक शक्ति या अपरेंट पावर ये भी होता है। यहाँ से हम लोग दोस्तों इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये है, ये Z होता है, यहाँ R होता है और यहाँ होता है X। R बटे Z इक्वल टू cos फाई निकलेगा क्योंकि आधार बटे कर्ण होता है, पावर फैक्टर cos फाई होता है जो और यहाँ पर जो होता है VI होता है, VA होता है, ये होता है VAR और ये होता है वाट। तो ये आभासी शक्ति होती है, आभासी वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, ये भी पावर फैक्टर हो गया। और R बटे Z ये भी पावर फैक्टर हो गया, P बटे VI ये भी आपका पावर फैक्टर हो गया और V बटे I ये पावर फैक्टर नहीं होता है। ये दोस्तों जो होता है ना रेजिस्टेंस होता है, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं इम्पीडेंस होता है एसी सर्किट के लिए। तो Z बराबर होता है V/I। तो ये जो है इस सर्किट के लिए ये अलग चीज़ है, इसके लिए आंसर होगा आपका D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यावक्रीय धारा का आरएमएस मान इनमें से किसके द्वारा दिया जाता है। तो ज्यावक्रीय धारा का मान इनमें से किसके द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों ज्यावक्रीय धारा मतलब आरएमएस वैल्यू जो होती है आरएमएस इक्वल टू IM बटे √2 होता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा B सही, 1 बटे √2 I मतलब टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये होता है IRMS इक्वल टू 1 बटे √2 IM, या हम लोग लिख सकते हैं IRMS बराबर 0.707 ये पॉइंट है और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर IM, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन होगा आपका दूसरा सही। अगला लिखा है, एक RLC श्रेणी परिपथ में अनुनाद खाली स्थान धारा और प्रतिबाधा उत्पन्न करता है। तो अगर दोस्तों एक श्रेणी सर्किट यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए एक कोई अगर श्रेणी सर्किट अगर कोई बनाया गया है, जैसे ये R है, ये L हो गया, इसी में ये C जुड़ा है। अगर कोई श्रेणी सर्किट है तो इसमें धारा का मान तो एक ही रहेगा, तो धारा हो जाएगी अधिकतम। और इसमें पहला ऑप्शन जो है अधिकतम धारा के लिए अनुनाद अधिकतम धारा, और जब धारा का मान अधिकतम होगा तो प्रतिबाधा का मान न्यूनतम हो जाएगा, क्योंकि I जो होता है I बराबर होता है V/Z और I यहाँ हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती 1/Z के। जब धारा का मान बढ़ेगा तो Z का मान घट जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका इसके अनुसार D सही। ठीक है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि यह समांतर RLC परिपथ में अनुनाद का स्रोत धारा और अनुनाद पर स्रोत धारा और प्रेरक धारा कहाँ पर हैं।
ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो होता है ये 90 डिग्री पर होता है। अनाज की स्थिति में स्रोत धारा और प्रेरक धारा जो होती हैं ये कहाँ पर है, स्रोत धारा ये है और प्रेरक धारा जो इंडक्टिव करंट होती है या तो यहाँ रहेगी IC या फिर यहाँ रहेगी IL। तो यहाँ दोस्तों ये होता है 90 डिग्री 90 डिग्री पर होती है, लेकिन ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, लेकिन ये जो होता है हमेशा 90 डिग्री पर ही होती है स्रोत धारा। तो फेज से बाहर 90 अंश, ये होता है इसका आंसर। चलिए दोस्तों C ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ का शक्ति गुणांक। तो दोस्तों शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक जो होता है वो होता है इकाई। ये होता कैसे है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर मैंने लिखा है Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर। ये होता है RLC श्रेणी परिपथ में, ठीक है। और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में फ्रिक्वेंसी जो एक्स ना तो XL होता है और ना ही XC होता है। XL और XC इन दोनों में से कुछ होता नहीं है, ठीक है। और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में जो धारा है वो हमेशा इन फेज रहती है, ठीक है। तो जैसे जैसे वोल्टेज चलेगी उसी के साथ साथ में धारा भी चलती है। तो यहाँ दोस्तों जो एंगल बनेगा ये 0 डिग्री का बनता है। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, तो cos φ = cos 0, ठीक है। यहाँ से निकाल सकते हैं cos φ बराबर, ठीक है, cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो पावर फैक्टर आपका इकाई हो गया। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा ये होता है Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये दोनों इसमें हो जाते हैं इक्वल। जब इक्वल हो जाएंगे तो इनको हटा देंगे, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ ही है तो इनका कोई काम ही नहीं है, ये होंगे ही नहीं। तो Z बराबर इसमें R होता है, ठीक है। Z बराबर R होता है तो पावर फैक्टर आपका निकलेगा cos φ बराबर R/R, पावर फैक्टर आपका निकल जाएगा 1। अनुनादी परिपथ में भी यही होता है। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का जो शक्ति गुणक होता है इसमें करंट जो होता है वोल्टेज के इन फेज होता है, ठीक है। करंट वोल्टेज के इन फेज होता है। जब करंट वोल्टेज के इन फेज रहेगा तो आपका पावर फैक्टर हो जाएगा C राइट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विशुद्ध प्रेरक परिपथ में औसत शक्ति का उपभोग खालिस्तान होता है तो औसत शक्ति का उपभोग कितना होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर फैक्टर कितना है। मेन चीज़ यहाँ से देखेंगे I हो जाएगा, ये हो जाएगा R, ठीक है। और शुद्ध अगर ये शुद्ध प्रेरक परिपथ है तो यहाँ पर हो जाएगा XL, ठीक है, XL या VL। तो यहाँ से जो करंट जो वोल्टेज रहता है ये करंट से कितना 90 डिग्री लीड करता है, या फिर करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। करंट जो है पीछे रहता है और वोल्टेज जो है आगे रहता है। तो यहाँ फेजर एंगल जो है 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ कास 90 अंश बराबर हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पावर बनेगा P = VI कास कितना 90 अंश। तो ये हो जाएगा VI × 0 और पूरा का पूरा पावर जो है वो हो जाएगा 0। पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र के परिपथ में स्रोत से ली गई शक्ति। तो शक्ति की यहाँ गणना करनी है, P निकालना है, ठीक है। तो यहाँ निकालते हैं Z। तो Z बराबर होता है √R² प्लस X²। यहाँ X जो है जो X यहाँ पर दिया गया है ये माइनस में दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा √R दिया गया है 40, तो हो जाएगा 40 का स्क्वायर। और ये हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना -30 का होल ऑफ स्क्वायर। ये माइनस रहेगा 30 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 4 चौको 1600 और प्लस हो जाएगा 3 त्रिका 900, ठीक है। और दोनों का अंडर रूट जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2500। यहाँ निकलेगा आपका 50 ओम। तो Z का वैल्यू 50 आया। I कितना आएगा, I बराबर V/Z। I बराबर आपका आया कितना, वोल्टेज 100 दिया गया, यहाँ ये दिया है तो 100 बटे हो जाएगा आपका यहाँ 50 बराबर 2 एम्पियर आपकी करंट आ गई, ठीक है। जब करंट आपकी 2 एम्पियर आ गई तो अब हम इसी से निकाल लेंगे शक्ति। तो P बराबर निकलेगा कितना I² R। चलिए दोस्तों 2 एम्पियर आपकी यहाँ करंट आई है तो P बराबर हम लोग निकालेंगे P बराबर I² R, ठीक है।
तो P बराबर यहाँ लिख देंगे कितना, 2 का स्क्वायर इंटू R कितनी है 40। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 40 बराबर 160 वाट। ये आपकी निकली इसकी पावर। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है यहाँ दोस्तों। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये बी ऑप्शन आपका सही है, 160 वाट आएगा। यहाँ कैलकुलेट किया गया है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऐसी श्रेणी परिपथ में प्रतिघातीय शक्ति का मात्रक दोस्तों VAR होता है। प्रतिघातीय शक्ति का मात्रक, पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी अथवा समांतर RLC परिपथ को ओवरडैम्प्ड कहा जाता है जब अल्फा का मान ओमेगा n से अधिक होता है। जो अल्फा यहाँ होता है ये होता है नेपियर फ्रिक्वेंसी। RL परिपथ में नेपियर फ्रिक्वेंसी जो होता है अल्फा इक्वल टू होता है RL परिपथ में होता है R/2L। यहाँ दोबारा लिख दे रहे हैं R/2L। ये नेपर फ्रिक्वेंसी होता है। और RC परिपथ में ये जो होता है अल्फा बराबर होता है 1/2 RC नेपर फ्रिक्वेंसी ये होता है। ये दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है श्रेणी अथवा समांतर RLC परिपथ को ओवरडैम्प्ड कहा जाता है जब अल्फा का मान ज़्यादा होता है ओमेगा n से। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी श्रेणी RLC परिपथ के लिए R = 10 ओम, प्रेरकत्व प्रतिघात XL बराबर 20 ओम और कैपेसिटिव प्रतिघात XC बराबर 20 ओम है। यदि प्रयुक्त वोल्टेज 100 वोल्ट AC हो तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, जब XL और XC दोनों आपस में हो जाते हैं बराबर तो सर्किट हो जाता है अनुनादी। तो इसमें हो जाता है Z बराबर R और इसका वैल्यू दिया गया है 10 ओम। वोल्टेज का वैल्यू यहाँ दिया है। करंट I = हो जाएगा V/Z या V/R। तो ये हो जाएगा आपका 100/10 बराबर कितना निकलेगा 10 एम्पियर। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में कौन सा समांतर RLC परिपथ के लिए सत्य है। तो समांतर RLC परिपथ के लिए होता है दोस्तों IR = V/R। IC बराबर होता है V/XC और IL बराबर होता है V/XL। तो यहाँ ऑप्शन हो गया आपका तीसरा सही, क्योंकि वोल्टेज इसमें कॉमन रहता है सबके लिए समांतर में। अगला दिया गया है, एक परिपथ का प्रतिबाधा Z बराबर 3+J4 है तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कंडक्टेंस पूछा गया। कंडक्टेंस मतलब G का वैल्यू यहाँ पूछा गया। चालकता होती है G कंडक्टेंस, ठीक है। कैपिटल G या स्मॉल g के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कंडक्टेंस G का मान। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसको निकालने के लिए। चाहे आपकी चालकता G पूछी जाए या फिर यहाँ पर B का वैल्यू पूछा जाए अनुकार्यता, यहाँ पर जैसे दिया गया है ये इसको ऐसे ही रहने देंगे। और इसमें जब G पूछा जाए तो ये फर्स्ट वाला रखेंगे। तो ये दिया गया 3 और इनका दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3/9 + 16 तो बराबर हो गया 3/25। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगर यहाँ पर बी का वैल्यू पूछा जाए तो बी बराबर हमको निकालना है। बी मतलब ये रहता है ससेप्टेंस, कार्यता रहती है। चालकता तो आपकी हो गई 3/25। अब बी का वैल्यू पूछा जाए तो हम लेंगे ये पीछे वाला जो ऑपरेटर के साथ में दिया गया है, जिसको हम चर राशि कहते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इनका दोनों का हम स्क्वायर करके आपस में जोड़ लेंगे। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3 का 9 और प्लस 4 को 16। तो ये बी बराबर आपका निकलेगा कितना 4/16 9 25, ठीक है। और इसका मात्रक होता है साइमन या फिर मोहो, ठीक है। MHO मोहो या साइमन इसका मात्रक होता है। दोनों का मात्रक, चालकता का भी और इसका भी, ठीक है दोस्तों। तो 3/25 इसका आंसर रहेगा क्योंकि यहाँ पर कंडक्टेंस पूछा गया है। अगला है, एकल अनुनाद परमाणु के सिद्धांत का उपयोग
मापन में किया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखेंगे एकल अनुनाद परमाणु के सिद्धांत का उपयोग जो है आवृत्ति मापन में किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ लिखा होगा, देखो दिया गया है। अगला दिया गया है मानक ज्यावक्रिय धारा तरंग पर अपनी ध्रुवता बदलती है, तो शून्य पर अपनी धारा बदल देती है। याद रखेंगे जैसे यहाँ पर ये ज्यावक्रिय है, ऐसे 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 चलती है ना, अपनी ध्रुवता जो बदल रही है, इधर ये प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो ये क्या है, ये शून्य है ना, तो इसी पर अपनी ये ध्रुवता, ये धनात्मक चल रहा है, फिर ऋणात्मक आया, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, तो शून्य पर अपनी ध्रुवता बदल लेती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है भारत में डीसी प्रणाली की आवृत्ति, दोस्तों डीसी की प्रणाली की जो फ्रिक्वेंसी रहती है ये हमेशा कितनी रहती है, शून्य रहती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है एक वोल्टेज को प्रत्यावर्ती तब कहा जाता है जब यह क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों में परिवर्तन करता है। दोस्तों इसको याद रखेंगे, परिमाण और दिशा दोनों में यहाँ परिवर्तन होता है, तो होता है ये कौन सी, प्रत्यावर्ती धारा, सॉरी प्रत्यावर्ती समीकरण ये बनेगा। यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है, एक वोल्टेज को प्रत्यावर्ती तब कहा जाता है, प्रत्यावर्ती तब कहा जाएगा जब इसके परिमाण और दिशा दोनों में एक साथ परिवर्तन होगा। तो ये परिवर्तन होता कैसे है, ऐसे देखेंगे यहाँ पर, तो ये तो इसकी हो गई क्या, दिशा, ये तो इसकी हो गई दिशा, और ये आगे समय के साथ आगे बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है एक प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 20 sin 157t एम्पियर द्वारा दी गई है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होगी। तो दोस्तों एक बात बताते हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमको निकालना है, तो फ्रिक्वेंसी का वैल्यू इससे निकलेगा। ये वैल्यू जो है ये अधिकतम दिया गया है, और ये दिया गया है कोणीय चाल ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा बराबर दिया है 157, और यहाँ पर होता है 2πf। तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, f बराबर निकलेगा आपका 157/2 गुणे 3.14, और यहाँ हम 100 से ऊपर और नीचे मतलब अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 157 का दुगना होगा ये वाला, तो ये 2 बार कटेगा, 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आया कितना, 25 हर्ट्ज। ऑप्शन है डी यहाँ सही, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ राइट है। लेकिन एक बात और आपको बताते हैं, जैसे यहाँ ओमेगा का वैल्यू जो है अगर 157 दिया है तो फ्रिक्वेंसी आपकी 25 आएगी। ओमेगा का वैल्यू अगर यहाँ पर दिया गया है 314 तो फ्रिक्वेंसी आपकी हमेशा 50 आएगी HZ, और ये 628 अगर दिया गया है तो ये फ्रिक्वेंसी का मान हमेशा कितना आएगा, 100 आएगा। और दोस्तों ये सब के सब पूछे गए हैं, ये ओमेगा बराबर है कोणीय चाल और ये फ्रिक्वेंसी है, तो इसको भी अपना याद रखना। 157 तो 25 और 314 तो 50, 628 तो फ्रिक्वेंसी आपकी 100। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है जब दो राशियाँ चतुर्भुज में होती हैं तो इनके बीच फेज कोण होता है, तो इनके बीच फेज कोण डिग्री होगा, क्योंकि चतुर्भुज जब बनाएंगे इस प्रकार से तो ये चारों तरफ जो है हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ऑप्शन आपका हो गया डी राइट। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ओमेगा एल को प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है, इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें जो ओमेगा एल होता है, ओमेगा एल इक्वल टू होता है 2πfl, इसके द्वारा दर्शाया जाता है। बी ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पर रहता ओमेगा सी तो ओमेगा सी इक्वल टू होता है 1/2πfc, इसके द्वारा इसको दर्शा दिया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों यहाँ हम आपको एक दोबारा बता रहे हैं, एक फार्मूला जो रहता है ये रहता है XL बराबर ओमेगा एल, ठीक है, XL इक्वल टू ओमेगा एल। यहाँ पर जो वैल्यू है आपसे ओमेगा एल का पूछा गया, ये हो जाएगा 2πfl, तो ओमेगा एल इक्वल टू पूछा गया था। और यहाँ XC बराबर जो होता है 1/ओमेगा C होता है, ठीक है। जो ओमेगा C होगा, ओमेगा C का वैल्यू यहाँ आपका बनेगा जाके 2πfc। तो दोस्तों याद रखना जो ओमेगा सी का वैल्यू है ये 2πfc के इक्वल होगा, ओमेगा एल का वैल्यू 2πfl के इक्वल होगा, लेकिन XC का वैल्यू ये है ये 1/2πfc के इक्वल होगा। ये मैंने अभी रॉन्ग बता दिया था, लेकिन ये अब यहाँ पर सही है।
तो दोस्तों इसको याद रखना, ओमेगा सी बराबर 2πfc, ओमेगा एल बराबर 2πfl। लेकिन जो XL होता है ये होता है, XL जो होता है ये होता है 2πfl या ओमेगा एल। जो XC होता है ये होता है 1 ओमेगा सी, या इसको लिख सकते हैं 1/2πfc। तो ओमेगा सी इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ओमेगा एल का वैल्यू पूछा गया, सॉरी दूसरा ऑप्शन सही है, 2πfl बनेगा जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है, यदि AC साइन वोल्टता का औसत मान 0.636 है तो शिखर मान क्या होगा। तो यहाँ पर शिखर मान पूछा गया है। चलिए दोस्तों यहाँ फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे औसत मान का। तो औसत मान बराबर हो जाएगा आई एवरेज इक्वल टू 0.636 इंटू IM मैक्सिमम, सॉरी वोल्टेज में अगर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा VAB बराबर 0.636 VM। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो शिखर मान क्या होगा। ठीक है, तो वोल्टेज का शिखर मान क्या, औसत मान दिया गया है। जब औसत मान इसके बराबर ये पूरा का पूरा है तो यहाँ पर औसत मान होगा कि, सॉरी शिखर मान क्या होगा, यहाँ से रखेंगे तो VAV औसत वोल्टेज इक्वल टू 0.636 इंटू 1 कर देंगे। ठीक है, तो जब हम मैक्सिमम का वैल्यू 1 रखेंगे तो ही तो आपका औसत वैल्यू इतना निकलेगा। तो यहाँ औसत जो एवरेज, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू जो है, शिखर मान जो है वो आपका हो जाएगा कितना, 1। और आंसर होगा आपका कौन सा सही, सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, AC जिया वोल्टता का अर्धचक्र में औसत मान के बराबर होगा। तो अर्धचक्र में AC जिया वोल्टता का, अर्धचक्र में मतलब इतने में, तो जिया वोल्टता का औसत मान पूछा गया है। तो इसके लिए ये हो गया आपका मैक्सिमम। तो एवरेज पूछा गया है, हाफ साइन वेव भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ हम एवरेज निकालेंगे, वोल्टेज का पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ V एवरेज इक्वल टू निकलेगा कितना, दोबारा से देख लीजिए, अर्ध के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर निकलेगा आपका, सर्किल बनाए, ये मैक्सिमम हो गया VM। अर्ध चक्र में औसत मान पूछ रहा है, तो अर्ध चक्र में औसत मान निकलेगा आपका VAB बराबर VM/π होता है। और 1/π का वैल्यू जो है ये होता है आपका 0.318 इतना होता है। तो यहाँ पर आपका औसत वैल्यू जो है वो हो जाएगा, औसत मान इक्वल टू 0.318 VM। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 0.318 मतलब VM/π होगा यहाँ वैल्यू इसका। 1/π का मान जो है वो 0.318 होता है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, यदि VM अधिकतम वोल्टेज हो तो दिए गए तरंग रूप का औसत वोल्टता क्या होगा। जो क्वेश्चन दोस्तों ऊपर था वही क्वेश्चन यहाँ भी है। तो VM का वैल्यू यहाँ पर ये अधिकतम दिया गया है, औसत वोल्टेज का मान पूछा है। तो V एवरेज इक्वल टू VM/π होगा, या हम इसको लिख सकते हैं V एवरेज बराबर 0.318 और VM ये भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखो कौन सा दिया गया, ये दिया गया है, बी ऑप्शन इसका राइट है, VM/π होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण दिया गया है, वोल्टता का अधिकतम मान और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो अभी जैसे कि मैंने बताया था, ये इसका अधिकतम मान हो गया VM, और यहाँ से 314 दिया गया है, इससे हम लोग फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। तो फ्रिक्वेंसी कितना निकलेगा, 50 Hz, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था, लेकिन उसके बावजूद भी निकाल लेंगे। तो F बराबर होता है ω/2π। यहाँ से ओमेगा का मान दिया गया है 314/2 × 3.14 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंश और हर में। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 50। 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 314 हो जाएगा, ये पूरा नीचे कैंसिल हो गया, बचा आपका 50। तो ये आएगा 200 वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू और 50 Hz आपकी फ्रिक्वेंसी। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर है डी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, देखते हैं,
20 ओम की रेजिस्टेंस और 10 मिली हेनरी के इंडक्टेंस का कॉइल कैपेसिटेंस वाली सीरीज में है और उसमें निरंतर वोल्टेज परिवर्तन फ्रीक्वेंसी स्रोत की आपूर्ति की जाती है। 1000 हर्ट्ज पर अधिकतम करंट 2 एम्पीयर है। सर्किट का क्यू फैक्टर क्या होगा? तो क्यू गुणांक होता है, क्यू फैक्टर होता है ओमेगा एल बटे आर, और ओमेगा का वैल्यू जो होता है ये होता है 2 पाई एफ बटे आर। यहाँ से वैल्यू रख देंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3.14 गुणे 1000 गुणे एल का वैल्यू रख देंगे 10 गुणे 10 का घात -3 और बटे हो जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू 20। तो इससे क्यूब -10⁻³ से ये 1000 कैंसिल हो गया और 10 दूनी 20 होता है, तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल, आपका वैल्यू बचा केवल 3.14। देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों 3.14 ऑप्शन डी आपका राइट है। चलिए यहाँ कैलकुलेशन किया गया है। आगे लिखा है निचले और ऊपरी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे हाफ पावर फ्रिक्वेंसी कहा जाता है ये निचले और ऊपरी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो इस प्रकार से इसका ये ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, और ये यहाँ से ये लिया जाएगा, ये पोजीशन रहती है निचले और ऊपरी। एक तो हम यहाँ से हाफ वेव फ्रिक्वेंसी पावर फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, एक और पोजीशन होता है, वो पोजीशन होता है कुछ ऐसे बनेगा, इसका वैल्यू इसका जो है कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ जो ग्राफ है इस प्रकार से बन जाता है, ये रहता है, यहाँ से ऐसे बनेगा और फिर यहाँ से ऐसे बनेगा। तो ये जो कट ऑफ पॉइंट हैं, ठीक है, तो इसको हाफ पावर पॉइंट भी कहा जाता है। और ये जो है ये हाफ पावर F1 और ये हो जाती है F2, और यहाँ पर जो बनती है जाके अधिकतम, इसको रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी या अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ये हो गया आपका मैक्सिमम जो भी इसका वैल्यू रहेगा वोल्टेज या करंट, ठीक है। तो इसको जो है हाफ पावर फ्रिक्वेंसी कहा जाता है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ देखो दिया गया है निचले। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर करें। दोस्तों ये बुक मैंने लिखी हुई है हाल ही में, ठीक है। ये मार्केट में उपलब्ध तो अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन कोचिंग सेंटर में और अमेजन पर उपलब्ध है। इस बुक को परचेज किया जा सकता है और इस एक ही बुक से आप यूपीपीसीएल की परीक्षा बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो बुक को ज़रूर ले लीजिए, बुक को लेना ना भूलें। दोस्तों बुक नित्या पब्लिकेशन से छपी हुई है और नीचे हमारा नंबर दिया गया है, यहाँ इस नंबर पे कॉल करके आप कोचिंग से बुक खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।